तो चलो, लास्ट क्लास में हम सेक्शन 17 के बारे में बात कर रहे थे, और सेक्शन 17 जो है, मतलब दो सेक्शन हमने आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़े। सेक्शन 16 हमने बात की कंडीशंस फॉर अवेलिंग द आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या कंडीशंस आपको पूरी करनी होती है। और सेक्शन 17 दैट इज द अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को बांटना। ओके, इसके अंदर हमने सेक्शन 17(1) एंड 17(2) दो सेक्शंस के बारे में बात की थी। और 17(1) ये कहता है कि अगर आपने कोई भी इनवर्ड सप्लाई अगर बिजनेस पर्पस के लिए ली है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। अगर आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ली है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने एग्जांपल दिया था, आप अपने ऑफिस के लिए एसी खरीदेंगे दैट इज द बिजनेस पर्पस, अगर आप अपने घर के लिए एसी खरीदेंगे दैट इज द नॉन बिजनेस पर्पस। तो किसी भी नॉन बिजनेस पर्पस की खरीद पर आईटीसी नहीं मिलती, और अगर बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा तो उसके ऊपर आईटीसी मिलेगी। ओके, ये हमने 17(1) और 17(2) के बारे में बात की थी। और लास्ट हमने इसको एक हमने क्या बोला था कि आप खून देंगे तो आजादी मिलेगी, खून नहीं देंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। यानी आपकी अगर आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आपको इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी मिलेगी, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल नहीं है तो इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी भी नहीं मिलेगी। यानी अगर आप कुछ एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं या अगर आप कुछ एग्जम्प्टेड सर्विस दे रहे हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज एग्जम्प्टेड है, तो डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाने के लिए कुछ भी खरीदे वो इनवर्ड सप्लाई पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसकी आउटवर्ड सप्लाई कैसी है, एग्जम्प्टेड। ओके, ठीक। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन है, और टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बिजनेस करने के लिए वो क्या कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब बाहर जाने वाली सप्लाई, वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। किसकी आउटवर्ड सप्लाई है, गुड्स की आउटवर्ड सप्लाई है। वो दो तरीके के गुड्स बेचता है, एक प्रोडक्ट ए है जो टैक्सेबल है, और उसका प्रोडक्ट बी है जो एग्जम्प्टेड है ना। प्रोडक्ट ए टैक्सेबल है यानी उसके ऊपर जीएसटी लेवी होता है, प्रोडक्ट बी एग्जम्प्टेड है मतलब उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता, जीएसटी से छूट मिली हुई है। ठीक है, अब क्योंकि वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, तो इस बिजनेस को करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ इनवर्ड सप्लाई करनी पड़ेगी। इनवर्ड सप्लाई मतलब आने वाली सप्लाई, कुछ खरीदना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या खरीदेगा वो, अपने बिजनेस के लिए वो खरीदेगा इनपुट, अपने बिजनेस के लिए खरीदेगा वो इनपुट सर्विस, और अपने बिजनेस के लिए खरीदेगा वो कैपिटल गुड्स। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, तो इनपुट खरीदेगा, इनपुट सर्विस खरीदेगा, कैपिटल गुड्स खरीदेगा। ठीक है, जो इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीदा गया उसके ऊपर क्या मिल जाएगी, आईटीसी। क्योंकि इनवर्ड सप्लाई पे आपको क्या पे करना पड़ता है, जीएसटी। किसको पे करते हैं ये इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी, हम इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी हम किसको पे करते हैं, सप्लायर को, हम सप्लायर को पे करते हैं। तो जो इनवर्ड सप्लाई पे हम जीएसटी सप्लायर को पे करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। तो जितनी इनवर्ड सप्लाई आपने टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए ली है उसके ऊपर क्या मिल जाएगी आपको, आईटीसी मिल जाएगी। और जो इनवर्ड सप्लाई, जो इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स आपने क्यों खरीदा है, एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके ऊपर जो जीएसटी लगा है उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। दैट इज दी थंब रूल। ओके, इतनी बात समझ में आई। नाउ, और यही अगर ये इनवर्ड सप्लाई बिजनेस पर्पस के लिए है, अगर ये इनवर्ड सप्लाई आपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी है तो आपको आईटीसी मिल जाएगी, और अगर ये इनवर्ड सप्लाई आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, है ना। इतनी बात हमने की थी। नाउ
अगली बात, आपने एक कुछ इनपुट सर्विस ली, आपने इनपुट सर्विस ली यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन भी, मान लीजिए आपने क्या किया, सिक्योरिटी सर्विसेज, आपने एक सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी सर्विसेज ली। और सिक्योरिटी सर्विसेज क्यों ली? आपकी फैक्ट्री के लिए, जहां पे आप कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, आप एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं और टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने 2 गार्ड लगा रखे, सिक्योरिटी सर्विसेज ने कितने गार्ड लगा रखे? 2 गार्ड लगा रखे। एक गार्ड कहां पे लगा हुआ है? जहां टैक्सेबल प्रोडक्ट बनता है, और एक गार्ड कहां लगा हुआ है? जहां पे एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। आपको इस गार्ड की सर्विसेज के ऊपर तो आईटीसी मिल जाएगी और इस गार्ड की सर्विसेज के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। यानी बिल बन के आएगा तो इस बिल में जो गार्ड ए की, गार्ड 1 की सर्विसेज है वहां पे आईटीसी आप ले लीजिए, गार्ड 2 की सर्विसेज है वहां पे आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड प्रपोर्शनेट ऑफ आईटीसी, दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। ये जो येलो मार्क लिखा हुआ है ना, अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो दोनों में काम आ रहा है तो आप फुल आईटीसी नहीं ले सकते, आप प्रपोर्शनेट ले सकते हैं। प्रपोर्शनेट मतलब जो टैक्सेबल सप्लाई करने के काम आ रहा है, बस उतनी आईटीसी आप लीजिए, बाकी आपको छोड़नी पड़ेगी। ओके, कुछ पूछना है? पूछो। हाँ, एक कंपनी है जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने का मतलब आप, ये क्या है? इट इज अ सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी, ठीक है। ये कौन हो गया? सप्लायर ऑफ सर्विस। और ये फैक्ट्री कौन, क्या हो गई? रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। फैक्ट्री को अपने प्लांट के लिए, जहां पे प्रोडक्ट ए बन रहा है और प्रोडक्ट बी बन रहा है, इसकी देखरेख के लिए क्या चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड खरीदते थोड़ी है ना? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज को खरीदा जाता है। तो इस सिक्योरिटी एजेंसी ने फैक्ट्री को क्या दी? सर्विसेज दी। ये सर्विसेज क्या है? सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज है, ठीक है। तो इस सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी ने इस फैक्ट्री को कितने गार्ड दिए? 2 गार्ड दी। 2 गार्ड देने का मतलब कोई सामान नहीं दिया, इसका मतलब सर्विस दी। इस सर्विस के चलते 2 गार्ड दिए, ठीक है। मान लेते हैं कि महीने का बिल आता है इसका 10,000 रुपए पर मंथ फॉर 2 गार्ड्स, ठीक है। और इसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी है 18%, यानी महीने का बिल आता है 11,800 रुपए। हर महीने ये सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी इस फैक्ट्री को क्या देगी? बिल देगी ना। कितने का बिल देगी युवराज? 11,800 का बिल देगी। इस 11,800 का बिल देगी, यानी ये फैक्ट्री ने क्या ली? इनवर्ट सप्लाई। किस चीज? क्या इनवर्ट सप्लाई? इनपुट है, इनपुट सर्विस है, गुड्स है? इनपुट सर्विस है, ठीक है। इस इनपुट सर्विस के ऊपर अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी खरीदेंगे आपको आईटीसी मिलेगी ना, तो इस बिल के ऊपर भी इसको क्या मिलेगी? आईटीसी। इस बिल में इनपुट टैक्स का अमाउंट कितना है युवराज? इनपुट टैक्स का अमाउंट 1800 रुपए, यानी हमें क्या मिलेगी? आईटीसी 1800 रुपए की। बट क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड 2 हैं और हम इसको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों में यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट आईटीसी लेंगे। प्रपोर्शनेट आईटीसी मतलब एक गार्ड की लेंगे, एक की छोड़ देंगे, यानी 1800 रुपए में से 900 रुपए की हमें आईटीसी मिल जाएगी और 900 रुपए की आईटीसी हम छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या? ये जो फैक्ट्री है ये अपनी इनवर्ट सप्लाई के लिए एक रिटर्न भरेगी। कौन सा रिटर्न भरती है इनवर्ट सप्लाई के लिए? जीएसटीआर, जीएसटीआर 3B बनेंगे ना। जीएसटीआर 3B में हम क्या दिखाते हैं? हमारी इनवर्ट सप्लाई। जीएसटीआर 3B में हम वो इनवर्ट सप्लाई दिखाते हैं जिसके ऊपर हमें क्या मिलती है? आईटीसी मिलती है। तो इस जीएसटीआर 3B में हम ये इनवॉइस दिखाएंगे। मान लेते हैं इनवॉइस नंबर है 2,
लेकिन इनवॉइस नंबर 2 पे हम अमाउंट कितना दिखाएंगे? 900। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री को पता है कि मैंने 1800 रुपए की सर्विस खरीदी, लेकिन मुझे आईटीसी कितने की मिलेगी? 900 की। तो इनवर्ड सप्लाई के रिटर्न में आप कितना दिखाओगे? 900। और आपके ई क्रेडिट लेजर में अमाउंट भी कितना जाएगा? 900। क्लैरिटी? कुछ और कंफ्यूजन है अभी? ठीक है। सो दिस इज दी सिस्टम। जब हम ये कहते हैं गार्ड के ऊपर आईटीसी मिलेगी, गार्ड के ऊपर आईटीसी मिलेगी मतलब सामने वाले व्यक्ति ने आपको जो सर्विस दी उसके बिल के ऊपर आपको आईटीसी मिलेगी। पर हमने सेक्शन 16 में क्या पढ़ा था? केवल इनवॉइस होना इनफ नहीं है, इनवॉइस भी होना चाहिए और एक्चुअल में वो सर्विस भी होनी चाहिए, यानी गार्ड भी लगे होने चाहिए और सिक्योरिटी एजेंसी का बिल भी होना। ठीक है, ओके। कुछ और कंफ्यूजन, डाउट है किसी को? अब कई बार क्या होता है, अच्छा यही सिचुएशन देखें, मान लेते हैं यहां पे 2 गार्ड नहीं है, यहां पे एक ही गार्ड है। कितना गार्ड है? एक ही गार्ड। ठीक है, वो एक गार्ड जो है वो AK-47 लेके पूरी रात चक्कर लगाता रहता है प्लांट के आगे। उस प्लांट में क्या है? प्रोडक्ट ए भी बन रहा है और प्रोडक्ट बी भी बन रहा है। सेम सेम एग्जांपल है, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि गार्ड एक ही है। अब क्या करें? उस गार्ड एक ही है, वही 10,000 रुपए महीने का बिल है और 1800 रुपए उसके ऊपर इनपुट टैक्स है। आईटीसी ले या छोड़ दे? आईटी देखो, ना तो हम पूरी ले सकते हैं ना हम पूरी छोड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? पार्शियल लेंगे। पार्शियल मतलब कितनी? पार्शियल मतलब कितनी? हाफ हाफ। कितनी की क्लेम कर सकता है? एक गार्ड है, प्रोडक्ट ए बन रहा है, प्रोडक्ट बी बन रहा है ना, प्लांट में दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। 1800 रुपए में से कितनी ले और कितनी छोड़े? अच्छा, और एरिया वाइज? हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज अ रूल 42। ये बात तो समझ में आ गई ना? इस आईटीसी को ना हम पूरा लेंगे ना हम पूरा छोड़ेंगे, प्रपोर्शनेट करेंगे। अब प्रपोर्शनेट कैसे किया जाता है, ये तरीका कहां लिखा है? रूल 42 में। हम ये सीखेंगे कि अगर कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसको क्या करना है? हमें प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। जितनी एलिजिबिलिटी है उतनी आईटीसी लेंगे और जितनी एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट से है उतनी छोड़ देंगे। तो हम रूल 42 में सीखेंगे कैसे प्रपोर्शनेट करना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को वापस पढ़ो, इसको पढ़ो वापस। full ITC can't be taken. What we need to take? Only the proportionate amount। और ये proportionate amount हमें कहां मिलेगा? रूल 42 में। ठीक है, हम सीखेंगे कैसे रूल 42 एप्लीकेबल करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? देखो, अब हम एक सिंपल कंसेप्ट, मैंने आपको बोला कि सेक्शन 7 या आईटीसी, पूरा आईटीसी इसी थंब रूल पे टिका हुआ है कि आप खून देंगे तो आजादी मिलेगी और खून नहीं देंगे तो आजादी नहीं मिलेगी। यानी अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तभी इनवर्ड सप्लाई पे आप जीएसटी की आईटीसी ले सकते हो। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्टेड है तो आपको इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी आप जो बेच रहे हो वो टैक्सेबल होना चाहिए। दैट इज द रूल। ओके, अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं एक सेक्शन दैट इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना? अपने दिल और दिमाग से इधर ही रहना। सेक्शन 17(3). ये सेक्शन क्या बोलता है, ऐसा मार्क करके लिखो, एग्जम्प्ट सप्लाई का स्कोप बढ़ाया। 17(3) ने क्या किया? एग्जम्प्ट सप्लाई का स्कोप बढ़ा दिया। एग्जम्प्ट सप्लाई का स्कोप बढ़ा दिया मतलब 17(3) में जो बात, जो सप्लाईज लिखी है वो क्या मान ली जाएंगी? एग्जम्प्ट सप्लाई। ठीक है, 17(3) ने एग्जम्प्ट सप्लाई का स्कोप बढ़ाया। यानी ये जो 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं, भले ही टेक्निकली ये एग्जम्प्ट सप्लाई ना हो तो भी हम इन्हें क्या मान लेंगे?
एग्जाम सप्लाई मान लेंगे, है ना, इन्हें क्या मान लेंगे, एग्जाम सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर हेडिंग क्या लिखी है, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल बी एज सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। एग्जाम सप्लाई क्या होंगी, जिन्हें प्रिस्क्राइब किया गया, जिन्हें प्रिस्क्राइब किया गया यानी जैसे बोला कि डॉक्टर की सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज नॉन टैक्सेबल, लेकिन वो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल होता है। ठीक है, बिना ब्रांड के आटे दूध के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो दैट इज एग्जाम, यानी जो प्रिस्क्राइब है वो तो है ही। लेकिन 17(3) ने क्या किया, अपने दिल में किसको बिठा लिया, इनको। 17(3) ने क्या बोला, एग्जाम सप्लाई शैल इंक्लूड, यानी ये सारी जो सप्लाई है वो भी क्या मान ली जाएंगी, एग्जाम सप्लाई मान ली जाएंगी। यानी अगर आप ये सारे काम करोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, मींस ये वाली लिखो ऐसा, ये वाली सप्लाई की तो ये वाली आउटवर्ड सप्लाई, ऐसा लिखना, ये वाली आउटवर्ड सप्लाई की तो इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वाली अगर आउटवर्ड सप्लाई की तो इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी नहीं मिलेगी। नहीं, एग्जाम सप्लाई का स्कोप बड़ा है, ये वाली अगर आउटवर्ड सप्लाई करेंगे तो मान लेंगे जैसे कि एग्जाम सप्लाई है और आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए इसमें है ना, हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज शब्द हमने कहां पढ़ा था, जो सिक्योरिटीज शब्द कहां पढ़ा था, सर्विस की डेफिनेशन में पढ़ा था, और कहां पढ़ा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कहां पढ़ा था भरत, सिक्योरिटीज कहां, सिक्योरिटीज के बारे में कहां चर्चा की थी हमने, ट्रांसपोर्टेशन और ये कॉन्जरिंग जैसी फीलिंग है। देखिए मूवी देखिए 1 2 3, मैंने भी देखी कल 3, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, होती ना, देखिए किस किस ने देखी है, उसमें वो एक होती है ना, लॉरेन, लॉरेन वो आंख बंद करती है तो उसको सब कुछ दिखता है, तो अपने को साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, आंख बंद करें तो पिछला सब याद आना चाहिए। हमने गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, गुड्स एक्सक्लूड्स द मनी एंड सिक्योरिटीज, सर्विसेज एक्सक्लूड्स द मनी एंड सिक्योरिटीज। इसी कंसेप्ट को हमने प्लेस ऑफ सप्लाई के एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल करके देखा था। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज की बात हमने कहाँ करी थी कि गुड्स, सिक्योरिटीज को ना तो हम गुड्स बोलते हैं ना ही हम सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसको ऐसे समझते हैं। यानी ये सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब तो सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स, बॉन्ड्स। तो ये जो सिक्योरिटीज हैं ये इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। ठीक है ना, ये ना तो गुड्स है ना
सर्विस। जीएसटी लॉ में जीएसटी किस इवेंट पे एप्लीकेबल होता है? जीएसटी कब लेवी होता है? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ? ये कंप्लीट बोलता ही नहीं। सप्लाई, सप्लाई है ना। जीएसटी कब लेवी होता है? जब सप्लाई। सप्लाई किसकी हो? पहला पैरामीटर है या तो गुड्स या सर्विस और बोथ। यानी जीएसटी लगने के लिए सप्लाई होनी चाहिए, और सप्लाई भी किसकी? या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की। ठीक है, लेकिन ये जो सिक्योरिटीज है ये ना तो गुड्स है ना सर्विस है। यानी सिक्योरिटीज अगर आप बेच रहे हो तो क्या उसे जीएसटी लॉ में सप्लाई मानेंगे क्या? अगर सिक्योरिटीज बेच रहे हैं तो क्या उसे जीएसटी लॉ में सप्लाई मानेंगे क्या? क्या मानेंगे? भूल गए एक्टिव लिसनर? बस सवाल यही है कि जीएसटी लॉ में आप सिक्योरिटीज बेच रहे हो, आप शेयर्स बेच रहे हो, इस एक्टिविटी को सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? बस सवाल यही है, इतना ही है। जब आप एग्जाम लिखते हैं तो आपके हाथ को मैसेज कौन देता है? ब्रेन। ब्रेन में तो टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही चीज बज रही है बार बार। चित्रांश सप्लाई मानेंगे? नहीं मानेंगे? मानेंगे। विनीत, शेयर बेचने वाली की शेयर बेचना, आप शेयर बेच रहे हैं, आईओसीएल के शेयर बेच रहे हैं आप, ठीक है, इस एक्टिविटी को सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे विनीत? कोई? संजम, दो शब्द आप भी कहें। मानेंगे। क्यों मानेंगे? रीजन होना चाहिए ना। या तो मानेंगे या नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो भी रीजन होना चाहिए, मानेंगे तो भी रीजन होना चाहिए। कुछ बोलना चाहते कुणाल? कुछ नहीं बोलना चाहते? क्रिश, सप्लाई मानेंगे? अनु, आप क्या कहते हो? ये लोरैन बन रही, लोरैन बन रही है। आची, सप्लाई मानेंगे? क्यों मानेंगे? ट्रांजैक्शन तो हो रहा है। नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड किया आपने? युवराज, कौन सा वाला? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। आप अपना वाला हाँ डिफाइन करो। भरत, मानेंगे सर? सर्विस मानेंगे, ओके। मीत इसे सर्विस मानेंगे। अनीशा, क्या मानेंगे? सर्विस मानेंगे। गुड्स नहीं मान सकते इसलिए सर्विस मानेंगे, ओके। तनिषा, बस ये आपके शब्दों, आपकी आंखों के सामने ये लिखा हुआ है, दैट्स इट।
नहीं मानेंगे, क्यों? अरे भाई, सप्लाई कब मानोगे? जब या तो गुड्स हो या सर्विस हो। ना तो ये गुड्स है ना सर्विस है, तो इसे सप्लाई कैसे मानोगे आप? कब ट्रीट करते हैं? जैसे बोले कल मीत की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, मतलब क्या? यू आर इनवाइटेड, आप सब साथ में पढ़ते हो, मीत आपके साथ लंच करते हैं, आपसे खूब सारी बातें करते हैं, और बोला कल यार मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है, बस इतनी बात कही गई है। आप क्या मान लोगे? बाय डिफॉल्ट आप इनवाइटेड हो, ठीक है, राजा बाबू बन के चले जाओगे 5-6 बजे? नहीं, आप तभी जा सकते हो जब आपको इनवाइट किया है। मींस लॉ इज वेरी सिंपल, जो शब्द आपके सामने है आप उसे ही इंटरप्रेट करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं आपको ये बोलती अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, तो आप क्या बोलते फिर उसे? दैट इज द सर्विस। मैंने आपको अरेंजिंग वर्ड यूज नहीं किया, मैंने आपको बार बार बोले जा रही हूं कि आप अब शेयर बेच रहे हो, क्या आपके द्वारा की गई एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है? सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करना नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस किसे मानते हैं? सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन को अरेंज जब किया जाता है, फैसिलिटेट जब किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि आप शेयर्स बेच रहे हो, आप डिबेंचर्स बेच रहे हो, यूनिट्स या बॉन्ड्स बेच रहे हो, तो ना तो आप गुड्स में डील करते हो ना सर्विस में डील करते हो। और जब तक आप गुड्स या सर्विसेज में डील नहीं करता तो जीएसटी लो आपको क्या बोलेगा? पहचान कौन? मालूम नहीं आप कौन हो, कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? तो सिक्योरिटीज में जब ट्रांजैक्शन होता है उस एक्टिविटी को हम सप्लाई नहीं कहते, ठीक है। चलिए, नाउ ऐसे लिखा गया, दैट इज, ऐसा हमने बात की थी ना तब भी, मैंने लिखाया भी था आपको शुद्ध हिंदी में, शेयर को खरीदवाना और बिकवाना लिखाया था ना। नहीं, आप देखो प्रिंटेड नोट्स खोल के देखो। हाँ, मैंने हिंदी में भी लिखाया था, शेयर को खरीदवाना और बिकवाना। देखो लिखा है या नहीं लिखा है? स्टॉक ब्रोकर का एग्जाम्पल देके लिखाया था। ठीक है, चलो, तो अब ना ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ये एक एक्टिविटी है। ओके, एक्टिविटी क्या है? शेयर को खरीदना बेचना, ट्रांजैक्शन करना मतलब बेचना, ठीक। अब मान लेते हैं जैसे ये विनीत है, विनीत के पास आईओसीएल के 2000 शेयर्स हैं, विनीत के पास आईओसीएल के 2000 शेयर्स हैं, और विनीत क्या कर रहे हैं? शेयर को सेल कर रहे हैं। विनीत क्या कर रहे हैं? आईओसीएल के इनके पास 2000 शेयर हैं और शेयर को बेच रहे हैं। ओके, बेच रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हो कि विनीत इज ट्रांजैक्टिंग इन सिक्योरिटीज? क्या आप ये कह सकते हो विनीत इज ट्रांजैक्टिंग इन सिक्योरिटीज? अरे भाई, जरूरी थोड़ी होता है हमेशा स्टॉक ब्रोकर खुद का, स्टॉक ब्रोकर तो तब यूज आता है जब आप खुद का दिमाग यूज नहीं ले सकते। क्या आप अपने आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो विनीत अपने आप में सफिशिएंट है और वो खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, आईओसीएल के 2000 शेयर हैं और शेयर बेच रहे हैं। विनीत क्या कर रहे हैं? ही इज ट्रांजैक्टिंग इन सिक्योरिटीज। ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? ये सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये एक्टिविटी, इट इज, ये न तो सप्लाई ऑफ गुड्स है न ही नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके ऊपर जीएसटी लेवी ही नहीं होता, क्योंकि जीएसटी कब लेवी होगा? जब कोई एक्टिविटी सप्लाई होगी। इसके ऊपर जीएसटी लेवी ही नहीं होता क्योंकि ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है
न सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, अब एक बात को ध्यान से समझेंगे। सरकार किसी चीज को जीएसटी से माफ कब करती है? यानी कायदे से उसके उस चीज के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन सरकार को लगता है कि एंड कंज्यूमर की पॉकेट पे ज्यादा बोझ ना पड़े, तो सरकार क्या कर देती है? एग्जम्प्ट कर देती है। यानी एग्जम्पशन इज फॉलोड बाय द लेविबिलिटी, है ना। ये दिस इज अ वेरी फाइन कंसेप्ट। एग्जम्पशन इज लेविड बाय द टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी मतलब अगर किसी चीज के ऊपर जीएसटी लेवी होगा तभी उसे क्या करेंगे? एग्जम्प्ट करेंगे। अगर जीएसटी ही लेवी नहीं होगा तो फिर एग्जम्पशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एमकॉम कर लिया या आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स कर लिया और सीएमए के अंदर है ना उन दो पेपर में एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन मतलब आपको वो पेपर देने पड़ते, पर आपने वो स्पेसिफिकली कोर्स किया है इसीलिए आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया। यानी लेवेबिलिटी होगी तो एग्जम्पशन होगी, लेवेबिलिटी नहीं होगी तो एग्जम्पशन ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे हैं ना ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, इसके ऊपर जीएसटी की लेवेबिलिटी होती ही नहीं है। जीएसटी की लेवेबिलिटी होती नहीं है, तो टेक्निकली ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को हम एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं कहते। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को टेक्निकली हम एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं कहते। क्यों नहीं कहते टेक्निकली हम एग्जम्प्ट सप्लाई? क्योंकि इनके ऊपर लेवेबिलिटी बनती ही, लेवेबल होगा तो सरकार एहसान करेगी एग्जम्प्ट करके, इसके ऊपर तो लेवेबिलिटी बनती ही नहीं है, तो टेक्निकली एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं है। ठीक है, पर 17(3) ने क्या बोला कि आप इस एक्टिविटी को क्या मान लेना? एग्जम्प्ट सप्लाई मान लेना। किस एक्टिविटी को एग्जाम सप्लाई मान लेना? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज नाम की जो एक्टिविटी है, वैसे इसके ऊपर कोई जीएसटी लेवेबिलिटी नहीं बनती, तो टेक्निकली इसको आप टैक्सेबल या एग्जम्प्ट जैसी कैटेगरी में बांट ही नहीं सकते। बट स्पेसिफिकली 17(3) ने बोला कि आप इसको क्या मान लेना? आप इसको एग्जम्प्ट सप्लाई मान लेना। और जैसे ही आपने इसको एग्जम्प्ट सप्लाई मान लिया, इसका मतलब क्या? यानी 17(3) ने किस एक्टिविटी को एग्जाम सप्लाई मानने के लिए नहीं बोला? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। जैसे मान ले विनीत का हमने एग्जांपल लिया, विनीत के पास आईओसीएल के 2000 शेयर्स हैं, इन्होंने अपने घर में एक कमरे को, इस कमरे को, ये विनीत का की ओनरशिप का कमरा है, इस कमरे को अपना ऑफिस बना लिया इन्होंने, और ये क्या करते हैं? इसी कमरे में बैठे बैठे शेयर खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। अब इस कमरे को रन करने के लिए इन्होंने क्या लिया? एक लैपटॉप लिया, एक प्रिंटर लिया, एक पंखा लिया, एक एसी लिया। यानी इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए इन्होंने क्या की? इनवर्ट सप्लाई की। अब एसी आएगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा? लगेगा। पंखा आएगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इनवर्ट सप्लाई पे क्या लगा? इनपुट टैक्स। पर इस इनपुट टैक्स की आईटीसी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 17(3) ने बोला कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को आप क्या मान लेना? एग्जाम सप्लाई मान लेना। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसीलिए वहां पे क्या लिखा है? 17(3) इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। 17(3) मैंने आपको वहां पे क्या लिखा है? आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाली आउटवर्ड सप्लाई की तो इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी नहीं मिलेगी। यानी अगर आपने सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन किया तो उससे रिलेटेड इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन यही काम एक स्टॉक ब्रोकर करे तो मिलेगी, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर जो एक्टिविटी करता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। ठीक, तो फिर वो जब खरीदेगा तो आईटीसी मिलेगी। यानी आप इसको अब और समझने के लिए लिख सकते हैं ऑन ओन अकाउंट। ऑन ओन अकाउंट का मतलब आप अपने लिए शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तब स्टॉक ब्रोकर की तरह एक्टिविटी नहीं कर रहे। आप ओन अकाउंट मतलब खुद के लिए शेयर बेच रहे हो, खुद के लिए शेयर खरीद रहे हो, आप सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हो, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसीलिए इस एक्टिविटी के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप अपना सवाल पूछो। आपको कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है?
कोई भी क्वेरी है? ओके, ठीक है। अब आप अगली एक्टिविटी देखो, ये हमने कहाँ पढ़ा था? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, कहाँ पढ़ा था? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, खोलो दोबारा देखो 7-1 है। अगर सेल ऑफ लैंड था तो सेल ऑफ बिल्डिंग भी होगी। ओके, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग हमने सप्लाई वाले नोट्स कहाँ है आपके? लाई नहीं? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग कहाँ है? कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ, ये तो मैं भी बता रही हूँ। और हाँ, उसमें कहाँ पढ़ा था? मीत कहाँ पढ़ा था? बड़ा वाला 7-1 में पढ़ा, देखो कहाँ पढ़ा था। मिल गया? सेल ऑफ बिल्डिंग मिल गया 7-1 में। शेड्यूल सेकंड में पढ़ा था। सेल ऑफ बिल्डिंग पढ़ा था शेड्यूल सेकंड में। मैं तो बस यही पूछ रही हूँ, आप आसान सवाल देखो कितना सिंपल है। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग कहाँ पढ़ा था हमने? शेड्यूल थर्ड में पढ़ा था। 7 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था। 7 सबसेक्शन 2 शेड्यूल 3 में पढ़ा था। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। 7-1 जो है वो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग की बात नहीं करता है, ठीक है। शेड्यूल 3 क्या बताती है? शेड्यूल 3 क्या बताती है? जो सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 3 क्या बताती है? जो सप्लाई नहीं है, ठीक है। यानी अगेन सेम, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग एग्जैक्टली सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। जब सप्लाई ही नहीं है तो क्या जीएसटी की लेवेबिलिटी और क्या एग्जम्पशन, ठीक। सेम ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज की तरह ट्रीटमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ना ये मिस्टर मीत है, ठीक है, और ये कौन है? लैंड ओनर, ठीक है। और व्हाट ही इज डूइंग? सेल ऑफ लैंड। अगेन ये जमीन खरीदवाते बिकवाते नहीं है, ही इज सेलिंग लैंड ऑन हिज ओन अकाउंट। खुद अपना लैंड बेचते हैं, खुद के नाम पे जमीन खरीदते हैं, खुद के नाम पे जमीन बेचते हैं, ठीक है। मान ले अब ये ऑफिस खोल के बैठे, जैसे ना, जैसे जयपुर में ऐसा चलन है, ऐसा मैंने सुना है, बोले लड़का क्या करता है, तो लड़के यहाँ के दो ही जो कुछ नहीं करते, आपके लिए नहीं कह रही है ना, ऐसे एग्जाम्पल आप अपने खुद को मत कनेक्ट कर लेना। बोलते हैं जयपुर में जब लड़के कुछ नहीं करते तो वो दो काम करते हैं, एक तो जवाहरात का काम करते हैं और एक जमीनों का काम करते हैं, है ना। तो लड़कियों, अगर आपके सामने कोई ऐसे लड़के का प्रपोजल आ जाए जो जमीनों का काम करता है या जवाहरात का काम करता है, उसके हाथ जोड़ लेना। जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं? जवाहरात का काम करते हैं, या मैं ऐसे नहीं बोला कि भाई ये मोतीलाल एंड सन, ये कौन सा वाला है इधर, बड़ा सा आउटलेट है, सहकार मोती सन्स है ना। हाँ लोट, हाँ मोती सन्स वाले से प्रपोजल आए तब बात दूसरी है, मतलब है ना, बाकी हाँ, लड़के कुछ नहीं करते, अगर वो जवाहरात और जमीनों का काम करते हैं तो उन्हें साइड में पार्क कर देना। तो ये हम ऐसे ही लड़के की बात करें, मीत नहीं है, मीत का नाम बदल देते हैं, मीत का नाम नहीं लेंगे। ये हमारे ब्राइट स्टूडेंट है,
तो मान लेते हैं ये रामलाल है, ठीक है, ये क्या है, एक लैंड ओनर है। ओके, ये अपना एक ऑफिस खोल के बैठे हैं और उस ऑफिस में क्या करते हैं, ऑन ओन अकाउंट अपने नाम पे जमीन खरीदते हैं, अपने नाम पे जमीन बेचते हैं। ही इज ट्रांजेक्टिंग इन लैंड्स और बिल्डिंग्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब एक बढ़िया सा ऑफिस के लिए क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, रामलाल के साथ एक रामू भी चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, बढ़िया सा स्टेशनरी, ऑफिस टेबल, चेयर, ये सब चाहिए। यानी क्या करना पड़ेगा, इनवर्ट सप्लाई करनी पड़ेगी, और इनवर्ट सप्लाई के ऊपर इनपुट टैक्स भी देना पड़ेगा, बट आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग वैसे तो कुछ भी नहीं है, सप्लाई है नहीं, लेकिन 17(3) ने इसे क्या कह दिया, क्या मान लेना, एग्जाम सप्लाई मान लेना। ठीक है, तो अगर आप जमीन बेचते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। बट यही रामलाल की जगह एक रियल एस्टेट एजेंट होता तो मिल जाती। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट क्या करता है, वो जमीनें खरीदवाता है, बिकवाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 बात की। अगर कोई व्यक्ति ऑन ओन अकाउंट सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करे, या सेल ऑफ लैंड करे, या सेल ऑफ बिल्डिंग करे, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, क्योंकि वो तीनों ही एक्टिविटी क्या मान ली गई है, एग्जाम सप्लाई मान ली गई है। ठीक है, हमने 7(1)(a) में क्या पढ़ा था बिल्डिंग से रिलेटेड, 7(1)(a), वेरी गुड, बिल्कुल। तो हमने वहां पे ये पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंटेंडेड फॉर सेल, और एंटायर और पार्ट कंसीडरेशन अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले मिल जाए, तो फिर उसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो फिर उस बिल्डर को हम क्या बोलेंगे, क्या वो बिल्डिंग बेच रहा है, नहीं, बोलेंगे वो क्या दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो कोई ऐसा बिल्डर जिसे एंटायर कंसीडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले मिल जाए, उसे आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसे तो मिलेगी, क्योंकि वो सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं कर रहा, वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं करता, वो तो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेल ऑफ बिल्डिंग का मतलब जब एंटायर कंसिडरेशन कब मिले, आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पढ़ो। केवल ये 3 पॉइंट, इन्हें एग्जाम सप्लाई मान लिया गया है। ठीक है, और इतनी लंबी चर्चा भी दिमाग में याद न रहे, तो याद रखना, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये तीनों क्या मान ली गई है, एग्जाम सप्लाई। तो ये काम आप करोगे तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, बस। ठीक है, और जब हम कहते हैं ना आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब आप अपनी भाषा में ये 3 चीजें अपने हाथ से लिख के रखेंगे, तो हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये तो लॉ का कंटेंट है, तो बहुत ऊपर नीचे उठापटक वाली लैंग्वेज होती है, इसको तो हर बार आपको फिर इंटरप्रेट दिमाग में करना पड़ेगा। तो आज जब ताजा ताजा याद होता है ना, तो अपनी लैंग्वेज में या तो अलग नोटबुक में लिख लो, या यहीं पे वो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वैसा एक नोट चिपका के लिख लेना चाहिए अपनी लैंग्वेज में, ताकि वो हमेशा याद रहे। और जब घर जाके लैंग्वेज ना बने, तो कल दोबारा से मुझसे पूछो कि मैं लिखने लग रहा था या लिखने लग रही थी, पर मुझसे ये लैंग्वेज नहीं फ्रेम हुई। क्योंकि एक बार अगर लैंग्वेज फ्रेम होगी, तो एग्जाम में लिखना भी आपके लिए इजी रहेगा, है ना आर्ची। नहीं तो फिर वो हम कहीं पर की रोड पकड़ के किधर ही पहुंच जाते हैं। ओके, चलिए, अभी हमारे पास 4 मिनट और हैं 4 मिनट। वो पता है ऐसे 3 बजे आपकी शक्ल कैसी होती है, मैं बताती हूँ कैसी होती है। वो नहीं होता जैसे, वो मान ले छोटा बच्चा होता है, उसके आगे वो चॉकलेट रखी होती है, वो ललचाई ललचाई नजरों से उस चॉकलेट को देखता रहता है, तो आप ऐसे घड़ी को देखते रहते हैं 4 मिनट बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं। ठीक, टेस्ट है आज, किस चीज का, ठीक है, टेस्ट तो अब आपकी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, रोज ही होते हैं, आते जाते रहते हैं टेस्ट, तो होते जाते रहेंगे।
अच्छा चलो, अब है ना एक छोटा सा सवाल आपसे करती हूँ, आज इतने लोग कम कैसे आए या चले गए? टेस्ट से बचने की रेस कभी खत्म हो सकती है क्या? कितना भागेंगे, भागते रहिए, कभी नहीं खत्म होगी। अच्छा, आरसीएम क्या होता है? आयुष, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आरसीएम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कंज्यूमर जीएसटी का पेमेंट। हर जगह अल्टीमेट लोड कंज्यूमर पे ही आता है। ऋषभ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरसीएम? आरसीएम क्या होता है? Okay. आयुष, कुछ और बोलना चाहेंगे? उसे कंज्यूमर नहीं बोलते, उसे रिसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? जब जीएसटी का पेमेंट सप्लायर ना करके रिसिपिएंट पे करता है। ठीक है, अच्छा, कौन कैसे डिसाइड करेंगे कि सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा, रिसिपिएंट करेगा? हम और आप मिलकर डिसाइड कर लें? नहीं, यानी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, दो सेक्शन बनाए, 9(3) और 9(4). इस 9(3) और 9(4) में गवर्नमेंट ने क्या किया? नोटिफाई किया। ठीक है, क्या नोटिफाई किया? कुछ गुड्स को और कुछ सर्विसेज को, और बोला कि भाई जब ये वाले गुड्स बिकेंगे और ये वाली सर्विसेज बिकेंगी तो जीएसटी का पेमेंट सप्लायर नहीं करेगा, बल्कि अपने नोट्स लाने चाहिए, ये तो पड़ोसी में नजरें लगे थे। तो आरसीएम क्या होता है? आरसीएम, जब 9(3) और 9(4) ने क्या किया, कुछ गुड्स और सर्विसेज की एक लिस्ट बना के दे दी, बोले भाई ये लिस्ट देख लो, अगर ये वाले गुड्स बिकेंगे या ये वाली सर्विसेज बिकेंगी तो जीएसटी का पेमेंट सप्लायर को नहीं करना होगा, रिसिपिएंट को। और हमने क्या बोला था, ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ये आम टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है, ये खास है। ठीक है, आम लोग ज्यादा होते हैं, खास आम ज्यादा होते हैं। मैंगो का सीजन है, खाने वाले नहीं, जनरल आम लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो पेमेंट मेथोडोलॉजी होती है वो कैसी होती है? फॉरवर्ड चार्ज। हम अपना जीएसटी किसको देते हैं? सप्लायर को, और सप्लायर जाके किसको देता है? गवर्नमेंट को। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब गवर्नमेंट को सप्लायर पे भरोसा नहीं होता है तो सरकार टैक्स पेमेंट की जिम्मेदारी किस पे डाल देती है? रिसिपिएंट पे। नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज जो कहां नोटिफाइड है? 9(3) 9(4). ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।